Greenland for national security. Greenland. Mr. President, Greenland to make their feelings. ग्रीन लैंड नक्शे पर एक वसी सफेद खित्ता जो अक्सर हमारे ज़हन में सिर्फ बर्फ, सर्दी और तन्हाई का तासीर छोड़ता है, मगर हकीकत में ये जगह दुनिया की सबसे अहम जुग्राफिया, दिफाई और मुस्तकबिल की ताकत की सियासत का मरकज बन चुकी है। ये सिर्फ एक जजीरा नहीं बल्कि एक इंसानी कहानी, सकाफत, ताकत के टुकराव और आलमी तवाजुन की दास्तान है। ग्रीनलैंड के बाशिंदे जो खुद को इन्यूइट कहते हैं, सदियों से बर्फ से मुजम्मत नहीं करते बल्कि इसके साथ जिंदगी गुजारना जानते हैं। ये लोग सर्दियों की कड़ी हवा में भी शिकार, समंदर पर हिनिसार और अपनी सकाफत के साथ जीते हैं। इनके लिए ग्रीनलैंड सिर्फ जमीन नहीं, शनाख्त और वजूद है। इस जजीरे की तारीख में बड़ी तब्दीली 10वीं सदी में आई जब वाइकिंग्स ने यहाँ आकर पालने और आबाद होने की कोशिश की और इसे ग्रीनलैंड का नाम दिया, एक नाम जिसका मकसद था लोगों को यहाँ बसने के लिए रागिब करना। इसके बाद सदियों तक ग्रीनलैंड पर दुनिया की ताकतें नजरें जमा रही है, लेकिन सबसे बड़ा कदम डेनमार्क ने उठाया जिसने ग्रीनलैंड को अपनी सल्तनत के तहत शामिल किया और इसे एक खुद मुख्तियार इलाके बनने तक ले गया। ग्रीनलैंड को आलमी सियासत में पहली बार अहमियत इस वक्त मिली जब दूसरी जंग अजीम छिड़ गई। 1941 में जब नाजी जर्मनी यूरोप को निगल रहा था, अमेरिका ने महसूस किया कि अगर दुश्मन को शुमाली रास्ते मिल गए तो ये बराह रास्त अमेरिका की सलामती के लिए खतरा बन सकता है। इस वक्त अमेरिका ने ग्रीनलैंड में फौजी मौजूदगी कायम की, सिर्फ एक आर्जी इकदाम के तौर पर नहीं बल्कि एक तवील मुद्दती दिफाई मंसूबे के तौर पर। यही वो लम्हा था जब ग्रीनलैंड न सिर्फ एक जजीरा बल्कि दिफाई इलाके की हैसियत में दुनिया के नक्शे पर उभर कर सामने आया। कोल्ड वार के दौरान यह अहमियत और बढ़ गई क्योंकि ग्रीनलैंड में मौजूद जिसे तुल एयर बेस कहा जाता है, यूएस पेट्रोफिक स्पेस बेस अब और इसके इत्तेहादियों के लिए मशरिक के दुश्मन खतरात को मॉनिटर करने का अहम नुक्ता बन गया। यहाँ से बैलिस्टिक मिसाइल वार्निंग सिस्टम लगाए गए और अमेरिकी दिफाई नेटवर्क का सबसे शुमाली हिस्सा मजबूत किया गया। वक्त के साथ ग्रीनलैंड ने अपनी दाखिली खुद मुख्तियारी हासिल की, मगर दिफा और खारजा पॉलिसी अब भी डेनमार्क के कंट्रोल में रही। 1979 में होम रूल मिला और बाद में 2009 में मजीद खुद मुख्तियारी दी गई, लेकिन आलमी ताकतों की नजरें हमेशा इसकी तरफ रही। एक सदी से ज्यादा अमेरिका ने अपने दिफाई मफादात के लिए ग्रीनलैंड की अहमियत पर जोर दिया है। इसकी वजह सिर्फ जोग्राफिया नहीं बल्कि इसका मकाम शुमाली अमेरिका और यूरोप के बीच एक दिफाई पुल भी है जहाँ से रूस और दीगर खतरात का बराह रास्त मुशाहिदा किया जा सकता है। लेकिन 21वीं सदी में एक नई हकीकत ने सब कुछ बदल दिया। माहौलियाती तब्दीली ने आर्कटिक की बर्फ को पिघलना शुरू कर दिया, जिससे न सिर्फ समुद्री रास्ते खुल रहे बल्कि कुदरती वसाइल जैसे कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स, यूरेनियम, तांबा और दीगर कीमती मदनियात सामने आ रहे हैं जो दुनिया की टेक्नोलॉजी और दिफाई सनतों के लिए निहायत जरूरी है। यही वो मंजर है जिसने दुनिया की ताकतों को इस खित्ते के बारे में दोबारा संजीदा सोचने पर मजबूर किया। रूस ने अपनी फौजी ढांचे को मजबूत किया, चीन ने आर्कटिक में अपने असर को बढ़ाया और अमेरिका ने अपने अस्करी और जियो पॉलिटिकल पोजीशन को मजीद मुस्तकिम करने की सोच शुरू की। इस तनाजुर में ट्रम्प का नाम एक बार फिर उभरा। ट्रम्प जो पहले बिजनेसमैन और बाद में अमेरिका का सदर रहा, 2019 में पहली बार कहा कि अमेरिका को ग्रीनलैंड खरीदना चाहिए। वो इसको सिर्फ एक दिफाई कदम नहीं बल्कि एक सौदाबाजी की तरह देखता था, एक ऐसे खरीदारी जिससे अमेरिका को दिफा, वसाइल और आलमी असर रसूख में फायदा मिले। ट्रम्प का मौकफ ये था कि अमेरिका ने ग्रीनलैंड को तारीख में बचाया है, खास तौर पर दूसरी जंग अजीम में, और फिर इसे वापस देने में गलती हुई। 2026 में जब ट्रम्प ने अपना दोबारा इक्तिदार के बाद ये मौकफ फिर से उठाया तो दुनिया ने सादा रद्द अमल नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड अमेरिकी कौमी सलामती के लिए जरूरी है, खास तौर पर रूस और चीन के बढ़ते हुए असर रसूख के तनाजुर में, और अगर अमेरिका ने इसे हासिल नहीं किया तो इसके दिफाई मफादात मुतासिर होंगे। ट्रम्प ने इस मसले को आलमी इक्तिसादी फोरम में उठाया जिसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ अमेरिका ही ग्रीनलैंड की हिफाजत कर सकता है और आलमी सलामती को यकीनी बना सकता है। इनके बयानात में कभी कभी सख्ती भी शामिल रही। उन्होंने यूरोपीय इत्तेहादियों को टैरिफ लगाने की धमकी दी अगर वो अमेरिकी कंट्रोल के खिलाफ खड़े हुए, और मीडिया पर उन्होंने मसनूई जहानत से बनाई गई तस्वीर भी शेयर की जिनमें अमेरिकी परचम ग्रीनलैंड पर लहराया जा रहा था, जिससे मकामी रहनुमाओं ने तौहीन अमेज करार दिया। ग्रीनलैंड और डेनमार्क दोनों ने इस मौकफ की सख्त मुखालिफ की और जोर दिया कि वो अपनी खुद मुख्तियारी का एहतराम करेंगे। मकामी आबादी और इत्तेहादी ममालिक ने नारे लगाए ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल, और बड़े पैमाने पर इत्तिजाज भी हुए जिसमें डेनमार्क और ग्रीनलैंड के अवाम ने वाजे किया कि वो किसी भी बैरूनी मुल्क
ملک کو اپنے معاملے پر تسلط قبول نہیں کریں گے۔ نیٹو میں بھی اس موضوع نے کشیدگی پیدا کی۔ ایک طرف امریکہ تھا جو اپنے دفاعی مفادات کا تحفظ چاہتا تھا اور دوسری طرف ڈنمارک اور دیگر یورپی ممالک تھے جو ایک متوازن تعاون پر مبنی نظام چاہتے تھے جس میں طاقت کا استعمال نہ ہو اور خود مختاری کا احترام کیا جائے۔ ٹرمپ نے بعد میں فوجی کارروائی کے امکانات کو کمزور کرتے ہوئے کہا کہ وہ طاقت استعمال نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ امریکہ کو وہاں کل رسائی حاصل ہونی چاہیے، جس کا مطلب ہے زیادہ فوجی موجودگی، زیادہ اثر اور اقتصادی حکمت عملی کے ذریعے علاقوں پر کنٹرول۔ نتیجہ، گرین لینڈ کی کہانی آج صرف برف اور جزیرے کی نہیں رہی، یہ ایک عالمی طاقتوں کے درمیان ٹکراؤ کی مثال ہے جہاں دفاع، جغرافیہ، وسائل اور مستقبل کی سیاست ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ طاقت صرف بندوقوں سے نہیں بلکہ جغرافیہ، پوزیشن، تاریخی دعووں اور طاقتور بیانات سے بھی بنتی ہے۔ یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔